हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आज की एनसीईआरटी की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हमने 6 का पूरा कंप्लीट कर दिया और क्लास 7 का 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 6 तक हो चुके कंप्लीट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से क्लिक करके और देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जनजातीय खानाबदोश एवं एक जगह से बसे हुए समुदाय, यानी कि जनजाति के बारे में पढ़ना है, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले जो भी समुदाय होते थे घुमंतू हुआ करते थे, एक जगह वो बसा हुआ नहीं रहा करते थे, जिनके कारण उनको खानाबदोश भी कहा था। और खानाबदोश आप लोग को सबको पता है कि जो शिकार लोग किया करते थे, एक जगह पे मतलब उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता था, वो शिकार करते थे, शिकार के सहायता से ही अपनी भोजन का उत्पादन वो किया करते थे। और इससे पहले पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था नगर व्यापार एवं शिल्पी जन। थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नगर व्यापार एवं शिल्पी जन में मुख्य रूप से हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से वहाँ की मूर्तियां बनाई जाती थी लुप्त मोम तकनीक के द्वारा। उसमें मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाता था, एक सांचा बनाया जाता था, मोम पिघलाकर निकल गई, उसी छेद से क्या कहता धातु भर दिया जाता था मेल्ट करके, ठीक है ना। और उससे क्या हो जाती थी, मूर्ति तैयार होती थी। और एक बात खास और बता दूं, जो पूरे एनसीईआरटी के 7 क्लास की बुक में ही ये चित्र दी हुई, यही चित्र का वहां पे उदाहरण दिया हुआ था, यही मतलब लुप्त मोम तकनीकी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और कैसे छोटे नगरों का विकास होना शुरू हो गया था, कल ही हमने देखा था, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर ले तो हम्पी के बारे में देखा था हमने, हम्पी के बारे में देखा था, सूरत के बारे में देखा था, मसुल्लीपट्टनम के बारे में देखा था, किस तरीके से वो लोग विख्यात हुई, किसने विख्यात किया और मतलब किस चीज के लिए मुख्य रूप से मतलब प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ये सब कल हमने देखा। व्यापारिक वर्ग को हमने देखा, ठीक है ना। और कई प्रकार की भाषाएं को हमने समझी कि कौन कौन सी मतलब छोटी शब्द, स्मॉल शब्द जो कि यूज की जाती थी, ठीक है ना। तो चलिए हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि आवर टाइम इज आवर मनी, और हम अपने टाइम को इधर उधर गंवाने से अच्छा हम क्या करें, अपनी क्लास को स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी की कक्षा आप लोगों को हम इसलिए स्टार्ट किए कि रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग होना चाहिए। आप सबको पता है कि बिना लाइन बाय लाइन रीडिंग किए हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उपाटक के बीच कलाओं की हस्त कड़ियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर और गांव में फूल फल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्मों के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब एक बात बताइए, अभी ही जो हमारा समाज है, वो क्या जिस मतलब जो रूल हमारे समाज में चल रही है, वो क्या दूसरे समाज में चल रही है वही रूल? नहीं, यहाँ पे दूसरा रूल देखने को मिलेगा, यहाँ दूसरा रूल देखने को मिलेगा। जब इतनी अच्छी विकसित अभी भी हो चुकी है हमारी सभ्यता, अभी अभी तो हमारी बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता है ना, एक हम अपना वे में चल रहे हैं हर चीज, ठीक है ना। लेकिन अभी भी क्या है, समाज में बहुत सारे अलगाव देखे जा सकते हैं, कहीं समानता का फॉलो किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है, कहीं अनेक प्रकार की विधियां हैं जो कि नहीं है। अब एक बात बताइए, एक छोटी सी त्योहार से ही मना लीजिए, एक ही ऐसा त्योहार जो फसलों के फसल के लिए माना जाता है, वो हमारे बिहार में कुछ और होता है, पंजाब में कोई और किसी और नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से जब त्योहार अलग अलग हो रहा है, तो समझ सकते हैं ना हमारी मतलब सामाजिक रीतियों में कितना ज्यादा अलगाव होगा। इस महाद्वीप में बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं को स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचे नीचे तथा अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध साम्राज्य और ही जटिल हो गया, यानी कि ब्राह्मण ने क्या किया था, मतलब ऊंच नीच कास्ट में इस समय बंटवारा कर दिया था, जिससे और फासला बढ़ गया था। और इसको राजाओं ने क्या किया था, स्वीकार भी कर लिया था। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अब बड़े बड़े शहर कुछ अलग होता है, जनजातीय समाज वो बेचारे कंदमुल्द खाले वाले, उन लोग जंगल से बास करने प्रकृति के प्रेमी होते हैं जनजातीय समाज, ठीक है ना। तो कह रहा है
अलबत्ता दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे किसी असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसा समाज को हम जनजातीय समाज कहते हैं, यानी कि उनका कोई भी अलग अलग मतलब विभाजन नहीं था, कोई भी मतलब एक धर्म नहीं था, सब अपना अपना एकदम अच्छी तरीके से बिज रहे थे, सब साथ मिलकर रहते, तो वो जनजातीय समूह थे। ठीक है ना। प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातीय खेती से अपना जीविकोपार्जन करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रह या फिर पशुपालक थे। वे प्रायः अपनी निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल किया करते, यानी कि जहाँ वो बसते थे वहाँ के अगल बगल में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका पूरे तरीके से अच्छे से यूज करते थे। गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातीय खानाबदोश थी तो और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती ही रहती थी। खानाबदोश मैंने आप लोग को बताया था कि एक जगह पर आया, शिकार किया, रात के लिए भोजन संचय किया, रात को भोजन किया, फिर सुबह को चल दिया शिकार करने के लिए, उस समय भी खाया और सुबह फिर रात के लिए भी संचय कर लिया। फिर इसी प्रकार से वो घूमते ही रहता था। जहाँ पे शिकार खत्म हो, जहाँ पे जानवर खत्म, वहां से वो कहाँ जाएंगे? अलग जगह पलायन होंगे। या फिर कोई भी घटना हुई तो अलग जगह पलायन होंगे, जंगलों में आग लगी अलग जगह पलायन होंगे, किसी प्रकार के प्रकृति या फिर मानवकृत घटना हुआ तो अलग जगह पे जाएंगे ही ना। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, यानी कि वो खुद मुख्य रूप से वो किसी राजा या फिर पुरोहित के हक में नहीं थे, वो अपने द्वारा ही नियम बनाते थे और उसको मतलब अपने अपने समूह में चलाते थे। ठीक है ना। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगल, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास किया करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी हो जाता था। क- कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और क्या है, अलहदा संस्कृति को बचाया। यानी कि समझा जाए तो इनकी जो अपनी संस्कृति थी उसको ये लोग क्या करते, मतलब बाहर से जो लोग आते थे ना उसको ये लोग अपना दुश्मन समझते थे। ठीक है ना। और मतलब जैसे भी हो ये अपनी संस्कृति का बरकरार रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी और के अधीन हो जाएं। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों के जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। एक तो टकराव भी थी और वो भी एक दूसरे पर निर्भर भी थे। अब जनजातीय लोग थे कौन, आखिर ये भी जान लेते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम ही जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज एवं रोचक मौखिक परंपराओं का वह संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी, यानी कि समझा जाए तो वो किसी कागज में नहीं लिख के रखते थे कि हमारा समूह ये था, तुम्हारा दादाजी ये था, तुम्हारे पिताजी ये थे, हम इस तरीके के रहते थे, ये चीज खाते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होती। जैसे कि इनका पापा हुआ, पापा की संस्कृति बेटा देख देख के उसने सीखा, फिर बेटा इसका संस्कृति इसका बेटा देख के सीखेगा, इस तरीके से वंशानुगत मतलब क्या होता था, हस्तांतरण होता था। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। आजकल तो ऐसा गूगल गूगल ऐसा हो गया कि हमारी सभ्यता खत्म भी हो गई तो आने वाले लोग हमारी पूरी जानकारी ले लेंगे। ठीक है ना। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़ा इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, अब देखिए यहाँ से उठ सकता है क्वेश्चन, तो ये सबको लिख के ही रख लीजिएगा। जो पंजाब में थे वो थे खोखर जनजाति। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसलिए हम लिखना नहीं चाहते। तो आप लोग कम से कम नोट जरूर बन लीजिए। ठीक है ना। पंजाब में कौन सी जनजाति थी बच्चों? खोखर जनजाति। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा हो गए। अब देख पंजाब में क्या थे, खोखर तो थे ही थे और बाद में क्या हो गए, गख्खर लोग भी क्या हो गए, ज्यादा मात्रा में होना शुरू कर दिए। ठीक है ना। जस्ट 1 सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। तो इस प्रकार से क्या बोला मैंने, पंजाब में खोखर जनजाति थे ही, फिर गख्खर जनजाति भी हो गए। ठीक है ना। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर के बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। जो उनका मुखिया था ना, ये गख्खरों का मुखिया था कौन? कमाल खान। कौन था ये? कमाल खान।
ठीक है ना। अब कमाल खान जो गखर थे उनका बादशाह मतलब अकबर बादशाह ने क्या बना दिया था, मनसबदार बना दिया था। मनसबदार याद करो आप लोग पिछली कक्षाओं को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर पिछला हम भूल गए तो आगे पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है ना। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून के लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। पश्चिम की ओर विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको हम बलोच जनजाति कहते हैं। बलोच जनजाति किधर थी, पश्चिम की ओर थी। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये पश्चिमी हिमालय में गड्ढी गरड़िया जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में भी कौन थी, गरड़िया जनजाति रहती। यहाँ से जनजातियों से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है ना। तो इस ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों की प्रभुत्व, कई तरह से पूरी प्रभुत्व वहां पे मौजूद था। अब देख लेते थोड़ा सा हम लोग चित्र में भी, ठीक है ना, क्योंकि मैपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुंडा जनजाति है, चेर जनजाति है, अरोन जनजाति है। यहाँ पे बता दे तो हम यहाँ पे क्या है, भील जनजाति है, बलूची है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। गखर है, खोखर है, ठीक है ना, लहांग है, अरघून है, समास है, कोली है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार इधर है, कोरागा, बेराद, कोयास, गोंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड में गोंड जनजाति, ठीक है ना। इस टाइप से जनजातियों का यहाँ पे मतलब प्रचलन थी, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। कुल, आखिर कुल होता क्या था, ठीक है ना। परिवार या घरों की एक ऐसी समूह जो कुल कहते हैं, जो कि एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या फिर कुल संबंधी, जैसे मान लीजिए कि हमारे दादाजी हुआ, ठीक है ना, हमारे दादाजी यहाँ हुए तो हमारे दादाजी के बेटा हमारे पापा जी, पापा जी के बेटा मेरा भाई का बेटा मेरा भतीजा, मेरे भतीजा का बेटा जो भी होगा वो। तो ये जो है ना, ये मान लीजिए कि इनका नाम राम है, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा है जिसका नाम श्याम हुआ, ये श्याम किसके कुल के कहलाएंगे, राम के कुल के कहलाएंगे, ठीक है ना। समझ ही गए होंगे आप लोग इतना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे दादाजी की ही 4 बेटा हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए 2-3 बेटे हो गए, ठीक है ना। तो इन दो सबका तो एक वंश होगा, सबका वंश होगा। तो इसी टाइप से जो इस सबसे लास्ट वाला जो पोता भी होगा उस वो भी इसी राम का ही वंश कुल कहलाएगा, ये इसी कुल का कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो इतना कुल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया, ठीक है ना। किसने किया था, मान सिंह ने। किस पे किया था, चेर लोगों पे, ठीक है ना। इतना देख लीजिएगा। और किसका था मतलब मुख्य रूप से समझा जाए तो किसका था, मतलब वो सेनापति किसका था, तो राजा अकबर का था। किसका था, अकबर का था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे उन्हें लूट कर अच्छे खासे माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान भी थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरोगा, वेतर, मारवाड़ तथा दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। यानी कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी तथा मध्य भारत में फैली हुई थी। देखा था हमने बीच में भील था, ठीक है ना। 16वीं सदी के अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसने और खेती करने यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कोई कुल शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मैंने बताया था ना, एक एक दादाजी हुआ, बहुत सारे कुल में एक भाई के कितना भाई हो गया। तो अब कोई क्या था, शासक बन गया, कोई क्या था मतलब एक जमींदार बन गया, तो कोई के जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक है ना। तो कह रहा है मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी मात्रा में तबादला फैली, मतलब उनकी क्या हुई, जनजाति फैली छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पर, ठीक है ना। खाना बदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चारवाहे एवं जानवरों के साथ साथ दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था।
वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी किया करते थे। कुछ खानाबदोशों अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी किया करते थे, यानी कि ढोते थे, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों का खरीद एवं फरोख्त भी किया करते, यानी खरीद बिक्री, ठीक है ना। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, ठीक है ना। कौन लोग थे? बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण, मतलब क्या थे? एक एक तो महत्वपूर्ण व्यापारी भी थे और खानाबदोश भी थे। इनका काड़वा टांडा कहलाता था, टांडा, ठीक है ना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अन्य ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाके से अपने बैलों पर अनाज लेकर एक जगह ले जाकर शहरों में बेच दिया करते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए कितना इतना बैलों का अनाज ढोते थे, मतलब मान लीजिए ना 1 लाख, ठीक है ना। 1 लाख बैल अनाज ढोने का काम करते बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारे का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारे की एक टांडा से हुई, जिसमें कि 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। समझ लीजिए, मतलब कितना मुश्किल होता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पूरा अपना जो भी है सब लेके, मतलब घर को भी पीठी पे ही लाद के चलो, ठीक है ना। एक टांडा में कई परिवार होते हैं जिनके उनके जीने का तरीका उन क्या है भरवा उन भारवाहकों से मिलता जुलता है, जो लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े में नियुक्त भी कर लिया जाता था, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते थे और लाते थे, जो और जहाँ महंगा है वहां पर वो क्या करते थे? बेच लेते थे। फिर ऐसी चीजें लाद लेते थे जो किसी अन्य जगह मुनाफे से बेची जा सकते हो। टांडा में 6 से 7 सौ लोग हो सकते थे। वे एक से 6 या 7 दिन से ज्यादा सफर नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम, मतलब समझा जाए तो यहाँ पे, मतलब कहीं भी उनका एक जगह पर ठौर ठिकाना नहीं था। जहां से उनको सस्ता माल मिला लेते थे और जहां उनको महंगा बेचने को मिलता था वहां बेच लेते थे, और उसी से वो अपना आश्रम चलाते थे और जहीं तहीं रुक के वो लोग क्या करते थे? मतलब निवास किया करते थे, ठीक है ना। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने से संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों के विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंती सौदागर का काम किया करते थे। नर्तकों, गायकों तथा अन्य तमाशा बीनों की जातियां भी उन्हें नगरों के गांवों में कमाई के लिए कला प्रदर्शन करती थी। पहले भी आता था, मतलब अब नहीं आता, लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना तो ऐसा आता था, मतलब नाच वाच करके और पैसे वैसे लेने के लिए, ठीक है ना। बदलता समाज, नई जाति और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जागरूकता बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को भी जाति विभाजित समाज शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी जनों को सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बना लिया गया, यानी कि किसी एक वर्ण का नहीं बल्कि किसी एक जाति का होगा, ठीक है ना। मतलब एक वर्ण में कई जातियां हो सकती है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण एक वर्ण है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी जातियां हैं। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंड उदयार में 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, यानी कि रथ बनाने वालों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श करते थे। उन्हें इस जाति में कामकाज तय करने के लिए वास्तु कला, रथ और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करने
बलि के लिए लकड़ियां एवं साज सामान की तैयारी करने का मंडप बनाने के लिए जेवर बनाना शामिल था। यानी कि मुख्य रूप से उनका बढ़ई का काम था, बढ़ई का काम किया करते थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच राजपूतों गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। यानी कि शासक लोग क्या कहते थे, शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए अपनी संपदा का यूज किया करते थे। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों का उदय का जनजातीय लोगों में अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गया, लेकिन कई केवल प्रमुख जनजाति परिवार का ही वर्ग रह गया। मतलब बहुसंख्यक आबादी समाज के छोटी जातियों की जगह बना ली। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम में सरहद के प्रभुत्व जनजाति ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों के बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव की गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण निम्नलिखित दिए हुए हैं, आखिर देख लेते हैं। एक गोंड गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदल कर एक जगह से हाँ, एक जगह कृषि हो गया खत्म तो दूसरी जगह चलो वहां पे कृषि कर ले, ठीक है ना। विशाल गोंड जाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तान का ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य गोंड सरदारों के हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित यह गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों के प्रशासनिक राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे, यानी कि जितने भी राज्य थे वो किस में विभाजित हो रहे थे, गढ़ों में, ठीक है ना। खास गोंड के कुल नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों को इकाइयों में विभाजित होते थे, यानी कि 84 गांव बराबर 1 इकाई, ठीक है ना। 84 का उप विभाजन बरहतों में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। यानी कि स्थानांतरित कृषि क्या होता था, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा, फिर जलाया, फिर उस राख में फसल बो दिए और यह जमीन पर, मतलब समझ जाइए ना, मतलब एक प्रकार से वो लोग समझते क्या थे कि नहीं हम मतलब उस पे हल नहीं चलाएंगे क्योंकि धरती माता है और धरती माता को क्या होगी, दर्द होगी, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि यानी कि इसी को हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाके झूम झूम के करना, ठीक है। आगे देखते हैं। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अत्यधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंडका के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाही उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह भी कर लिया, यानी कि विवाह के द्वारा भी मतलब अपना वंश चेंज कर लिया उन्होंने। कह रहा है दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसके 5 साल का पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कंडका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इनका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण की बजाय मर जाना ही बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को निर्यात करने के मतलब हथियारों को क्या कहते पकड़ते थे और दूसरे राज्यों को निर्यात करने में व्यापार में
बहुत ही धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट की, बेशकीमती सिक्के एवं हाथी बहुयात हाथिये ले गए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राजा कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में वो असफल रहे और अपना खो दिए। गोंडवाना देख रहे हैं आप लोग, मतलब मंडला इस तरीके से मैप देखते रहिएगा बीच में, ठीक है ना। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूइयां लोगों की स्थापना, पुरानी राजनीति व्यवस्था के दमन करने से राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटिया और कोच हाजो राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़े राज्य बनाया और उनके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन लोग? अहोम लोग, ठीक है ना। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी अहोम लोग पराजित हुए, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रयत्न नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बन रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्यों के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया था वे पाइक कहे जाते थे। अहोम राज्य के एक जनजाति की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी अपनी बारी आने के निश्चित संख्या में पाइक भेजे जाते थे। इनके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके में कम आबादी वाले इलाके के लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन शाखा केंद्रीकृत हो चुकी थी, यानी कि अब उनके पास कोई भी सत्ता नहीं रह गया था जो वो लोग अपना प्रशासन चला सके। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, यानी कि कोई मुख्य रूप से नहीं था, ठीक है ना। दूसरे समय में बांध, सिंचाई इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके का अमल में लाए, चावल की खेती के लिए, ठीक है। हो जनते का उन्हीं जाके बोला ना, अब जितने बोले थे उतने तो आवाज अंदर जाई था। तू ना बोलवा तो चलता ही, लेकिन हम ना पढ़म तो ना चलता ही। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था, यानी खेल किसके? अहोम समाज के कुल को, ठीक है ना। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव हुआ करते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब तक समुदाय ना कहे वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों को प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी परंपरा आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। उन्होंने हिंदू धर्म को तो अपना लिया था, लेकिन अपनी परंपराओं के प्रति आस्था को उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी थी, नाट्य कर्मों के प्रोत्साहन दिया था, संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में सबसे पहले अहोम भाषा में ही फिर असमिया भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। पहले अहोम भाषा में लिखी गई, उसके बाद ही स्थानीय भाषा में लिखी गई। चलिए हम कुछ नोट्स बनवा ले क्या, ठीक है ना, कुछ नोट्स बनवा लेते हैं। चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पाइक, अभी आपने पाइक का नाम सुना, जिसको मैंने अभी बताया आपको। तो जो पाइक होता था ना, वो पाइक और कुछ नहीं, इसका मतलब होता था जबरन श्रम,
ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें होते थे जिससे जबरन श्रम करवाया जाता था, और एक जगह पर वो जबरन श्रम जब कर लेते थे तो हर महीने महीने अलग अलग जगह पर उनको भेज दिया जाता था, ठीक है ना। बस यही होता था, ठीक है ना। और एक आपने सुना था क्या, टांडा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ था, ठीक है ना। ये जो टांडा होता था ना, ये टांडा होता था कौन, बंजारा समाज, ठीक है ना। बंजारा का समाज ही टांडा कहलाता था। बंजारा, बंजारा का समाज, बंजारा समाज का जो कारवा हुआ करता था वही कहलाता था क्या, वही टांडा कहलाता था, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे आई होप अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब जनजातीय जो समूह थे वो ब्राह्मणों के द्वारा मतलब सामाजिक नियम बनाए थे जिनको उन्होंने नहीं माना था, ठीक है ना। और असमान वर्गों में वो विभाजित नहीं हुए थे, एक ही जगह पर वो रहना पसंद करते थे। अब फिर जनजाति लोग कौन थे, इसमें हमने आप लोगों को पढ़ा ही दिया कि पंजाब में कौन कौन सी जनजाति थी, ठीक है ना। कौन कौन सी थी, पंजाब में थी खेड़ तथा गख्खर, ठीक है ना। उसके बाद सिंध मुल्तान में बताया था लहांग तथा अरघून, ठीक है ना। उसके बाद यूपी में बताया कुछ जनजातियों है जिसको देखिए हम कुछ जनजाति है जिसमें सबसे पहले पंजाब में जैसे मैंने आप लोग को बता दिया था क्या, कि खेर तथा गख्खर, ठीक है ना। खेर तथा गख्खर। उसके बाद सिंध मुल्तान में जो थी वो कौन सी थी, आप लोग को बताया था लहांग तथा अरघून, ठीक है ना। उसके बाद जो यूपी में थे बलोच, ठीक है ना। बलोच जनजाति जो कुलों में विभाजित थे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर ले थोड़ा सा उत्तरी पूर्व में, तो उत्तरी पूर्व में कौन से थे, नागा जनजाति, नागा प्लस अहोम जनजाति, ठीक है ना। नागा प्लस अहोम जनजाति हुआ करते थे। उसके बाद हम बिहार तथा झारखंड के बारे में बोल ले, तो बिहार झारखंड में 12वीं शताब्दी में कौन सी जनजाति का अभ्युदय हुआ था, चेर जनजाति का, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और बात कर ले तो उड़ीसा तथा बंगाल में, ठीक है ना। उड़ीसा एंड बंगाल में कौन सा था, तो वो लोग घुमंतु थिया करते थे जिसको हम लोग हो कहते हैं, हो तथा मुंडा एवं संथाल, ठीक है ना। हो मुंडा तथा संथाल बंगाल में एवं उड़ीसा में। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर ले कर्नाटक में, तो कर्नाटक में थी कोली एवं बेराद, ठीक है ना। कौन सी थी, कोली तथा बेराद। कर्नाटक में कौन सी थी, कोली तथा बेराद। उसके बाद एमपी की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो एमपी में कौन सा था बच्चों, क्या था, भील, ठीक है ना, भील। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में पाए गए थे क्या, गोंड, ठीक है ना। इतनी तो आप लोगों को समझ में आ गई। और यही गोंड लोग आगे चल के क्या बने, राजपूत बने। उन्होंने क्या कहता, राजपूत से शादी किया था, ठीक है ना। राजपूत में अपने आप को परिवर्तन करना चाहे थे, ठीक है ना। जिसमें वो रानी जो अभी पढ़े थे हम लोग, रानी के किसने, मुगल के शासकों ने मतलब उस पर अटैक किया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी प्राण खुद ही दे दी, ठीक है ना। अब गोंड लोग इसी प्रकार से उन्होंने अकबरनामा में बताया था कि क्या, गढ़कांडगा के बारे में, ठीक है ना। अहोम लोग क्या थे, म्यांमार से आए हुए थे, म्यांमार से आए हुए थे अहोम लोग, ठीक है ना। इतना आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष पे आ गए हम लोग। निष्कर्ष कहता है, जिस युग को हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई गई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था को सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार कर दिया था। कुछ जनजातियों को सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों में स्थापना की गई। इस तरह वे राजनीतिक रूप से भी क्या हुए, ताकतवर हुए। इससे उन्हें बृहत और अधिक जटिल राज्यों साम्राज्यों का संघर्ष में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया। मंगोलों के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अपने एटनस में मंगोलिया को ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह जनजाति मंगोल ही थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, जिसे हम स्टेपी कहते हैं, मध्य एशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया, ठीक है ना। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह
सुविस्तृत प्रदेश का शासक बना। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व में खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर भी आधारित था। ठीक है ना। अब इसमें कुछ वर्ड आए हैं। वर्ण, आप लोग को बताए थे, वर्ण के अंदर जाति होती है। ठीक है ना। और जाति, वर्ण जाति आप लोग इतना पे समझ ही गए, कास्ट। ठीक है ना। और वर्ण के अंदर जाति यानी कि वर्ण जातियों का बड़ा रूप होता है। ठीक है ना। और इसमें टांडा, टांडा अभी आप लोग को हमने समझाया कि टांडा का मतलब क्या होता था। ठीक है ना। क्या होता था, मतलब इस समूहों के जो जनजातीय लोग होते थे ना, बंजारा समाज होते थे, उन्हीं का कारवा टांडा कहलाता था। ठीक है ना। गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयां, पाइक के बारे में भी बताया। अभी आप लोग को खेल किसे कहते थे ये भी बताया। बुरंजी तथा जनगणना। ठीक है ना। आई होप ये चैप्टर आप लोग को अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई होगी। ठीक है ना। इसका मिलान कीजिएगा आप लोग, किस तरीके से मतलब क्या होता था, पाइक किसे कहते थे, दुर्गावती कौन थी। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कुल किसे कहते हैं, श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है ना। उसका टांडा क्या होता है, गढ़ क्या होता है, शिव सिंह कौन थे, शिव सिंह दुर्गापति के पति थे। ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप लोग को ये क्या हुआ, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको बना के आप लोग क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब जानकारियाँ मिलती रहती है। और खासकर आप लोग को ये बता दूँ, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, सिलेबस की वीडियो बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। सिलेबस को एक बार पूरी तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।